सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक से शुरू किया जाता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके ऐसा यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनका सम, बहुत सारे साइंटिफिक नोटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जिनका नॉलेज आपको प्रीवियस क्लासेस में होगा ही। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और बहुत ही वो इजी टॉपिक्स हैं, वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, खुद से पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का केमिस्ट्री में, बेसिक 5 लॉस जो कि सारे रिएक्शंस फॉलो करते हैं। ठीक है, उन 5 लॉस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व्ड रहता है। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास था रिएक्टेंट्स का उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये जो है हमारे एंटोनियो लेवोसियर ने जो है ये वाला आपका लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट से ही, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है और प्रोडक्ट का जितना मास होगा टोटल, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा जब हम कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो। ठीक है, पर इसमें जो है मतलब कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस है हमारे पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शंस ये लॉ फॉलो करें। ये लॉ बहुत ही पुराना है, ठीक है, 17 समथिंग का है, तो काफी पुराना होने के कारण वहां पे कुछ रिएक्शंस थे जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो थे उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वहां पे उस मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। वहां पे जो आइंस्टाइन का जो हमारे पास एक फॉर्मूला है E = mc², ये फॉलो होता है, वेयर m इज द मास जो लॉस हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखे गए हैं जिसमें कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट का मास कम हो गया रिएक्टेंट के मास से, तो वो क्या हुआ, वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये E जो है एनर्जी है, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो मास को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से अगर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ठीक है, यही फॉर्मूला ये बताता है। ठीक है, तो ये लॉ इस फॉर्मूला वाले जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी होंगे, तो उनको ये लॉ फॉलो, मतलब वो रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो है सिंपल केमिकल रिएक्शंस इसको फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, मान लीजिए जैसे कि अगर ये इसका हम लोग मोलर मास लेके चलते हैं कि 12 ग्राम जो आपका कार्बन है वो रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें कितना होगा, उसमें 44 ग्राम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब टोटल मास जो है आपका रिएक्टेंट का वो 44 ग्राम है, प्रोडक्ट का भी टोटल मास कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। तो ये रिएक्शन इस लॉ को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जो क्वेश्चन आता है, देखिए एक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक से, और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितना है, 1.5 ग्राम आपका इथेन है जो 4.4 ग्राम कंबशन होने पे, कंबशन यानी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 2.7 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो कह रहा है कि सो दैट द रिएक्शन ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको यहाँ पे शो करना है कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले सारी चीजें लिख लेनी है। पहले हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे। C2H6 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या मिल रहा है हमको,
कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। कि इस रिएक्शन को पहले हमको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है कि 1.5 ग्राम जो है वो इथेन है, 4.4 ग्राम जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.7 ग्राम जो है वो वाटर है। तो हमको देखिए क्या प्रूफ करना है, सिंपली मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करके दिखाना है कि इक्वल है, इक्वल हो जाएगा तो फॉलो कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इसका मास दिया है, ऑक्सीजन का मास दिया नहीं है, तो इसका मास हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए हमको बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 मोल जो है आपका, 2 यहाँ लग गया, मतलब 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल इथेन का 7 मोल या 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम इसका मास निकालेंगे, ठीक है। अगर हम मोलर मास ऑफ C2H6 लिखें तो आपका कार्बन का मास कितना होता है, 12, 2 कार्बन है तो 24 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, 6 हाइड्रोजन एटम्स है तो 6, यानी 30 ग्राम हो जाएगा मोलर मास ऑफ C2H6। अब है कितना, यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो 60 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा कि देयरफॉर 60 ग्राम ऑफ C2H6, ठीक है, क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो कितना देखिए यहाँ पे 32 हो गया ऑक्सीजन और 7 है मोल्स ऑक्सीजन के, है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, एक एटम का मास 16, 2 एटम का 32, तो यहाँ पे 7 है हमारे पास। तो ये जो है हमारा रिएक्ट कर जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, लगभग 7 2 सर 14, 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, कितना, 60 ग्राम ऑफ C2H6। अब हमको देखिए इतना ग्राम कितना के साथ रिएक्ट करेगा ये हमको निकालना है। तो पहले 1 ग्राम का ले लेंगे, 1 ग्राम क्या हो जाएगा 224/60, हमको चाहिए 1.5 ग्राम का, तो हो जाएगा 224/60 इंटू 1.5। तो ये डेसिमल हटाइएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इसको आप 2 से घटा दीजिए, 1 1 2 30, 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 56, मतलब आ गया 5.6 ग्राम, ठीक है। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन, यहाँ पे आ गया ये 5.6 ग्राम। अब आप निकाल लीजिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 प्लस 5.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 प्लस 5.6, तो आ जाएगा 7.1 ग्राम, ठीक है। वैसे ही अगर आप टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का बात करें तो वो है 4.4 प्लस 2.7, तो ये भी क्या आ जाएगा 7.1 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए दोनों ही जो है आपके सेम हो गए, तो यहाँ लिख देना है सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हैंस द रिएक्शन फॉलोज या ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे हम लोग करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में देखिए क्या कह रहा है कि लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ही। अ गिवन कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड it has been obtained always contain exactly same elements chemically combined in fixed proportion by mass। कहता है कि कोई भी एक, अगर आपका कंपाउंड है, एक हमने कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने वाटर लिया, वाटर एक कंपाउंड है ना, तो वाटर 2 एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कह रहा है कि आप वाटर कहीं से भी ऑब्टेन करें, किसी भी मेथड से ऑब्टेन करें, किसी भी जगह से ऑब्टेन करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वो है, मतलब इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा वाटर में, और दोनों क्या होंगे फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास। मास से वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 यूनिट है, यानी 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 यूनिट्स, और आपका जो ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो ये 2:16 में होगा हमेशा, इसका रेशियो यानी 1:8 होगा। चाहे आप वो वाटर कहीं से भी ऑब्टेन करें, चाहे आप सी वाटर ले लें, पाउंड का वाटर ले लें, रिवर का वाटर ले लें, अपने घर का वाटर ले लें, कहीं से भी पानी लेते हैं, वो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और उन दोनों का जो रेशियो होगा बाय मास का वो हमेशा क्या आएगा 1:8 ही आएगा, अगर आप हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। अब अगर आप उल्टा निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन निकाल रहे हैं,
तो 8:1 हो जाएगा, तब चेंज हो सकता है अगर आप रेशियो ही उल्टा निकालें तो। पर अगर आप सेम रेशियो निकाल रहे हैं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1:8 ही आएगा, आप वो वाटर कहीं से भी ऑब्टेन करें, यही ये लॉ कहता है। लॉ पे इसका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया हुआ, एक ये है एक ये है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है कि जो आपका 0.243 इतना ग्राम जो है मैग्नीशियम वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्सपेरिमेंट 2 में सेम चीज है कि 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके इतना ग्राम ऑफ क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि सो दैट द अबव एक्सपेरिमेंट्स ओबे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो आपका क्या करना है कि ये जो 2 एक्सपेरिमेंट है ये ओबे कर रहा है लॉ को, कौन से लॉ को, डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा ये। सबसे पहले हम लोग इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 1 का, और नीचे वाले कॉलम में चले जाएगा एक्सपेरिमेंट 2। ये हो जाएगा मैग्नीशियम, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नीशियम जो है आपका 0.243 है फर्स्ट के एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में है 0.182, ठीक है। अब ऑक्साइड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो 0.403 बन रहा है, और इस केस में बन रहा है 0.302, ठीक है। अब अगर आप इसको ऑक्सीजन को निकाले तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आपका इससे पहले वाला जो था लॉ, उसमें क्या कह रहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ एक रिएक्टेंट का है, मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो क्या आएगा, 1 तो 0.160 आ जाएगा। यहां पे कीजिएगा तो यहां पे भी आएगा 0.21, है ना। तो 0.120 आ जाएगा। यहाँ दोनों आपका, यहाँ मैग्नीशियम का मास हो गया, ये ऑक्सीजन का मास हो गया। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, हमको इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट 1 से हम मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकालें तो मैग्नीशियम है हमारा 0.243 और ये है 0.160। तो इसका जो रेशियो है जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.51 आता है। आप डिवाइड कीजिएगा तो वैसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 से लें, एक्सपेरिमेंट 2 में हमारा मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है 0.182, ऑक्सीजन है 0.120। तो इसका भी अप्रोक्सीमेट जो आता है वैल्यू वो 1.51 आता है, जो कि लगभग इक्वल है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो अगर आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 3:2 का रेशियो होता है। ठीक है, 3:2 का रेशियो होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपाउंड में। तो ये जो है आपका एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 1.51 आ गया, यहाँ पे भी 1.51 आ गया। तो यही हमको प्रूव करना होता है कि दोनों जगह हमारे पास सेम अगर रेशियो आ जाए तो वही क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वो प्रूफ कर देगा। क्योंकि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम मास, मतलब सेम प्रपोर्शन में वो क्या कहते हैं उनका रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सेम एलिमेंट्स जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है दोनों जगह, है ना। और इनका जो रेशियो निकाले वो भी सेम आ गया, दोनों का रेशियो बाय मास सेम हो गया, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसका नाम है, ये सर जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं क्या कह रहा है लॉ। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, अगर और एक एलिमेंट का जो मास है वो डिफरेंट हो और दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स हो। यहाँ पे ये चीज है कि डिफरेंट मासेस होने चाहिए एक एलिमेंट का, और जो दूसरा मास है, दूसरा एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है एक दूसरे से। ठीक है,
समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्टेटमेंट है। ये समझ में कब आएगा, जब आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड आया दो ही एलिमेंट्स का। यही पहला स्टेटमेंट हमको यही कह रहा है कि दो एलिमेंट्स होंगे, कंबाइन करेंगे और मोर देन जो है एक कंपाउंड फॉर्म करें। चलिए, दो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इसके बाद कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ, जो हमारे पास है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स। देखिए डिफरेंट मास है यहाँ पे किसी का, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। वन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे कितना ग्राम, यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ या 32 यूनिट्स ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। यहाँ 16, यहाँ 32, अलग अलग मासेस है। और किसके साथ कंबाइन कर रहा है, विच कंबाइन विथ, which combines with fixed mass of कार्बन। यहाँ पे जो अदर एलिमेंट है वो हमारा कार्बन है। कार्बन का देखिए मास फिक्स है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, दोनों जगह आपका 12 ग्राम या 12 यूनिट्स कार्बन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट मासेस थे ऑक्सीजन के और कार्बन का एक मास है। अब कह रहा है कि ये जो डिफरेंट मासेस हैं ये क्या करेंगे, ये सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा इनके बीच में। सिंपल होल नंबर का रेशियो क्या हो रहा है, सिंपल होल नंबर का रेशियो मतलब 1 डिजिट का रेशियो होगा, मतलब 1:2, 2:3, 3:4, 9 तक जा सकते हैं आप, 10 से ऊपर नहीं जा सकते। जब आपको लिखा हुआ है मतलब कि उसमें लॉ में कि सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि क्या मीनिंग हो रहा है उसका, मीनिंग हो रहा है कि उसका यूनिट डिजिट्स में रेशियो होगा, उससे ज्यादा बड़ा रेशियो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रेशियो आप देखिए 16 और 32 का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो यही ये लॉ कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ जो आपका ऑक्सीजन है, कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन किए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो उसमें किसी एक एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा और किसी एक एलिमेंट का मास सेम होगा। तो जो डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट होंगे उनके मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप हाइड्रो H2O का ले सकते हैं, है ना, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का मास फिक्स है, कितना, 2 ग्राम फिक्स है। अब देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 32, दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहा है 1:2, फिर सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है ना। तो कोई भी कंपाउंड, अगर आप कोई भी दो कंपाउंड ले रहे हैं जो दो एलिमेंट से बना हुआ है और वो जो है उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, तो जिसका चेंज हो रहा है मास, उसके मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा। वो यही ये लॉ कहता है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द गिवन कंपाउंड्स फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो आपको कंपाउंड गिवन है आपको प्रूफ करना है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, इनको हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप एक जगह नाइट्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए, और जो कंपाउंड्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, पहला N2O फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, है ना, और NO फॉर्म हो रहा है, N2O3 है, NO2 है और N2O5 है। तो ये हमारे 5 कंपाउंड्स हैं। तो इनमें देखिए सबका मास से सब यहाँ पे लिखेंगे। नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ही है 16, है ना। तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है 14 है, ऑक्सीजन एक ही है 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का मास देखिए तो फिर 28 हो गया, 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मास हो जाएगा यहाँ 48। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का मास 14 है और ऑक्सीजन का मास 32 है। लास्टली नाइट्रोजन का मास फिर 28 हो गया और ऑक्सीजन का मास क्या है हमारे पास 16, 5 सर 80। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेबल फॉर्म हो रहा है। पर अब बात यहाँ पे ये है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि एक का मास फिक्स होता है और दूसरे का मास चेंज होता है, पर यहाँ पे तो दोनों का मासेस चेंज हो रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, किसी एक एलिमेंट का मास को आप फिक्स कर लीजिए
तो ही जाके आप इसको प्रूव कर पाइएगा। एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स करें तो हम किसका करेंगे, हम नाइट्रोजन का करेंगे। क्यों नाइट्रोजन का करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में कम चेंज आ रहा है, 28 14 28 14 28, बस यही चेंज आ रहा है। यहाँ पे 16 आ गया, 48 32 80, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ पे कम चेंज होता है उसी को हम सेम करने की कोशिश करते हैं। अब सेम कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 14 और 28 का एलसीएम क्या होगा, 28 होगा, तो मतलब हम सभी को 28 में चेंज करेंगे। तो ये 28 है, फिर से यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, 28 तो 28 ही रहेगा, तो वैसे ही रह जाएगा ये 16 भी इसका। अब ये 14 है, 14 को 28 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 28 ही है, तो ये 28 रह जाएगा, ये 48 है। फिर 14 है, यहाँ पे देखिए 14 को 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 32 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 64 आ जाएगा। अब इसको 28 को तो 28 ही रहना है, आ गया 80। अब हमारे पास देखिए सेम हो गया मास एक एलिमेंट का। अब जो डिफरेंट मासेस हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको सिंपल होल नंबर में होना चाहिए, यही है ना, रेशियो उनका सिंपल होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखें रेशियो जो है हमारे पास, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का रेशियो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या है हमारे पास 16:32:48:64:80, यही आ रहा है। तो अब देखिए सारे 16 के टेबल में आते हैं, है ना, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:2:3:4:5, ये रेशियो आ गया। सभी में 16 आ रहा है, 16 कट गया, तो 1:2:3:4:5, ये हमारा हो गया रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। तो हमारा फोर्थ लॉ, तो जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ लॉ है ये गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है। गैसेस के बारे में इन लॉज से पता लग रहा है कि जब गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका ये लॉ है, फोर्थ लॉ, क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, ठीक है। गैसेस रिएक्ट करते हैं तो ग्राम में रिएक्ट नहीं करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सॉलिड हो दूसरा गैस हो, वो नहीं, दोनों गैसेस हो, ठीक है। जब दोनों गैसेस हैं तो हम लोग वॉल्यूम में, मतलब वो वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, और विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से होल नंबर रेशियो का ही बात है कि जो आपके गैसेस हैं, जब गैसेस रिएक्ट करते हैं तो वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, किसके किसके बीच में, पहले तो वन अनदर के बीच में, उन दोनों के वॉल्यूम के बीच में, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। प्रोडक्ट अगर गैसियस है तो इफ गैसियस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गैसियस हो प्रोडक्ट भी। अब अगर मान लीजिए कि दोनों गैसेस हैं और प्रोडक्ट लिक्विड है, तो ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ कब फॉलो हो रहा है, जब गैसेस हों आपके रिएक्टेंट्स भी और गैसेस हों आपके प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और HCl फॉर्म कर रहा है, वो भी गैस ही है, ठीक है। तो इसको अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। तो बस ये जो आपने बैलेंस किया, यहीं से आप इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 1 वॉल्यूम जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन का, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 वॉल्यूम जो है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन का, और फॉर्म क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितना वॉल्यूम था उसका डबल वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यही आपको यहाँ पे ये लॉ बता रहा है। जैसे आप यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि 100 ml है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो 1 वॉल्यूम है, तो इसीलिए जो आपका क्लोरीन का 1 वॉल्यूम होगा ये भी कितना होगा, 100 ml ही होगा, ठीक है। अब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, 2 वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, यानी कितना फॉर्म होगा, 200 ml जो है वो फॉर्म हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:1:2, ये आपका रेशियो हो गया, है ना, 1 वॉल्यूम इज टू 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम, ये हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो में फॉर्म हो रहा है। पे हमारे पास क्वेश्चन उसका किसका, गेल-लुसैक्स लॉ का। तो वहां पे देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन जो है गैस में, उसको बर्न किया जा रहा है, तो बर्न करने पे क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस में है, और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कोई भी चीज बर्न होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, तो वही बोल रहा है कि इस रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन लगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, ये आपको निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे है मीथेन जो कि CH4 है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये गैस के स्टेट में है, ये भी क्या है, गैस में है,
और ये जो आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस में है, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि H2O क्या है, लिक्विड है। तो हमारा जो गेल-लुसेक लॉ है वो H2O पे काम नहीं करेगा, इन्हीं तीनों पे हमको काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप लगा दीजिए 2, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, तो ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इसके बाद फिर देखिए, ये बैलेंस हो जाने के बाद अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम किससे रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये 1 वॉल्यूम है, ये कितना हो गया 2 वॉल्यूम है, पर जितना आप यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं कोफिशिएंट में उतना ही वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे काम करना है हमको, जो यहाँ नंबर लिख रहे हैं उतना ही वॉल्यूम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है 2 वॉल्यूम, यहाँ कुछ नहीं है तो फिर 1 है, तो बस यहीं तक करना है। एक वॉल्यूम 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है, तो एक वॉल्यूम में देखिए कितना है आपके पास, कितना ml है, 100 ml है। ठीक है, तो एक वॉल्यूम है तो 2 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा, सिंपल सा है। फिर एक वॉल्यूम है तो फिर क्या होगा, 100 ml ही होगा। तो बस यहाँ पे हमको लिख देना है कि ऑक्सीजन जो है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 200 ml, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 100 ml। बहुत ही सिंपल है ना। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया कर रहे हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेकंड, when 60 ml of nitrogen gas react with 60 ml of hydrogen gas, कहता है कि 60 ml है नाइट्रोजन गैस, 60 ml है हाइड्रोजन गैस, दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन क्या होगा, जो रिजल्ट आ रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या कुछ भी जो फॉर्म हो रहा है उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और कितने अमाउंट में है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 ml है नाइट्रोजन गैस, तो आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, अमोनिया गैस फॉर्म करता है ना। ये रिएक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 10th में ही पढ़े होंगे, ये अमोनिया गैस फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे बात क्या है, कह रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको बैलेंस करना है हमको। बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2, हाँ बैलेंस हो गया। तो अब देखिए ये 6 है, हाँ 6 है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका है 1 वॉल्यूम, ये हो गया 3 वॉल्यूम और ये हो गया 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिएक्शन कितना हो रहा है, 60 ml है नाइट्रोजन, 60 ml नाइट्रोजन है, एक वॉल्यूम अगर 60 ml है तो 3 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 180 ml हो जाएगा। पर प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आ गया कि 60 ही ml है हाइड्रोजन, तो है ना, 180 ml तो है नहीं, तो ये हमारा रिएक्शन इस तरह से काम नहीं करेगा। हमको क्या करना है कि जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसको दे देना है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं, कि ये रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रीएजेंट का काम कर रहा है, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। तो जो लिमिटिंग रीएजेंट है, मतलब जिसका क्वांटिटी कम है, उसी को आप लिखिए सबसे पहले। मतलब 3 वॉल्यूम के नीचे ही आप लिखिए, क्या हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 60 ml है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। 60 ml हाइड्रोजन है तो 3 वॉल्यूम के लिए 60 ml, तो एक वॉल्यूम में कितना होगा, 3 से 1 हुआ, 3 गुना कम हो जाएगा, यानी 20 ml हो जाएगा ये। मतलब अब एक वॉल्यूम कितना हो गया, 20 ml, 3 वॉल्यूम हो गया 60 ml। तो अब आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो 2 वॉल्यूम का मिल रहा है, 2 वॉल्यूम 20 का 2 हो जाएगा कितना, 40 ml। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास रिजल्टेंट कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन कितना होगा। अब जो रिजल्ट आया, जो प्रोडक्ट बना, उसमें क्या क्या है, उसमें आपका अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस है कितना, 40 ml है, 40 ml ऑफ अमोनिया गैस, और साथ में कुछ और भी है, क्या है हमारे पास, बच गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 20 ही ml यूज हुआ है, 60 ml था तो 40 ml क्या बच गया, 40 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है। हमारा 5th और लास्ट लॉ इस वीडियो का, और आपके इस चैप्टर में भी 5वां और आखिरी लॉ ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉ का नाम क्या है, एवोगैड्रो लॉ है इस लॉ का नाम। यहाँ कहता है कि इफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, तो होगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कोई भी गैस हो, अगर उन दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर दो हमारे पास गैसेस हैं, कोई भी गैस हो, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, अगर हमने सारी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा है और अगर 10 ml में नाइट्रोजन गैस में X मॉलिक्यूल है तो 10 ml हाइड्रोजन गैस में भी
एक्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे, यही ये लॉ कहता है। इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मोल्स नहीं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर सारे कांस्टेंट हैं, सारे फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं तो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूछा जा सकता है कि जैसे कि 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस में A मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो बोलता है कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर हमने 10 ml लिया, किसको, हाइड्रोजन गैस को, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अभी हमने बात किया कि सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे अगर सारी चीजें सेम है तो अगर 100 ml में, अगर 100 ml नाइट्रोजन में A मॉलिक्यूल है तो 100 ml हाइड्रोजन में भी A मॉलिक्यूल होगा। तो 10 ml में क्या होगा, 100 से 10 आपका 10 गुना कम हो गया, तो ये भी 10 गुना कम हो जाएगा, A/10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर आपको बोले कि 200 ml में 200 ml ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन गैस, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 से 200 डबल हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2A मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से आप एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि 50 ml है, ठीक है, 50 ml ऑफ कोई गैस, अमोनियम गैस ही ले लेते हैं, अमोनिया गैस है हमारे पास, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारा फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो दोनों गैसेस में सेम मॉलिक्यूल होंगे, 50 ml जितना होगा इसमें उतना ही 50 ml इसमें भी, तो इसके 50 ml में कितना हो जाएगा, 100 से 50 करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा, A/2, तो इसके 50 में भी कितना होगा, A/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बस यही क्वेश्चन आता है कि बोल देता है कि नाइट्रोजन गैस है, उसके 200 ml में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको गिवन रहेगा, और कोई और गैस दे देगा कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है और उसके इतने ml में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो बस सिंपली हम ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि यही हमारा ये लॉ कहता है। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा शेयर करें, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।